नमस्कार सभी को। देखते हैं यहाँ पर जो हम लोग देखे थे पढ़िए कक्षा 8 का अध्याय 1 साइंस में, जिसका नाम क्या था, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या बन सकता है। कहता है फसल किसे कहते हैं। फसल का परिभाषा पूछा है तो क्या कहता है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल। तो ऑप्शन होना चाहिए ए। देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। आज से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य की स्थिति कैसी थी। मनुष्य की स्थिति कैसी थी। कहते वे बस्तियों में रहकर बड़े कारखाने चलाते थे। नहीं होगा। वे घुमंतू थे और भोजन आश्रय की तलाश में समूह में घूमते थे। तो ऑप्शन नंबर बी। वे वैज्ञानिक वैज्ञानिक तक बाद में वे केवल समुद्री यात्राएं करते थे। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कहता पाठ के अनुसार मनुष्य घुमंतू थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन व आश्रय की तलाश में घूमते रहते थे। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कृषि का ज्ञान होने से पहले घुमंतू लोग भोजन के लिए मुख्य रूप से क्या करते थे। कृषि का ज्ञान जब नहीं था, भोजन के लिए क्या करते थे, बाजार से पक्का भोजन और अनाज खरीदते थे। नहीं होगा। वे केवल पालतू जानवरों का दूध पीकर रहते थे। ये भी नहीं होगा। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे तथा जानवरों का शिकार करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है भोजन की तलाश में कच्चे फल कंदमूल खाते थे और शिकार भी करते थे। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 4 कहता भारत जैसे विशाल देश में कौन सी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। क्या क्या भिन्न होती है। केवल समुद्र तल से ऊंचाई नहीं, केवल मिट्टी का रंग नहीं, केवल दिन और रात की अवधि नहीं, आर्द्रता, वर्षा, तापमान, सभी क्षेत्र में अलग अलग होता है। कहता है यदि किसी बड़े खेत में सभी पौधे केवल गेहूं के ही उगाए गए हैं तो खेत की उपज को क्या कहा जाएगा। खेत की उपज को क्या कहा जाएगा, गेहूं की फसल कहा जाएगा। अभी हम लोग फसल का परिभाषा भी देखे थे। नमस्कार सभी को। देखते हैं यहाँ पर जो हम लोग देखे थे पढ़िए कक्षा 8 का अध्याय 1 साइंस में, जिसका नाम क्या था, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या बन सकता है। कहता है फसल किसे कहते हैं। फसल का परिभाषा पूछा है तो क्या कहता है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल। तो ऑप्शन होना चाहिए ए। देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। आज से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य की स्थिति कैसी थी। मनुष्य की स्थिति कैसी थी। कहते वे बस्तियों में रहकर बड़े कारखाने चलाते थे। नहीं होगा। वे घुमंतू थे और भोजन आश्रय की तलाश में समूह में घूमते थे। तो ऑप्शन नंबर बी। वे वैज्ञानिक वैज्ञानिक तक बाद में वे केवल समुद्री यात्राएं करते थे। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कहता पाठ के अनुसार मनुष्य घुमंतू थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन व आश्रय की तलाश में घूमते रहते थे। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कृषि का ज्ञान होने से पहले घुमंतू लोग भोजन के लिए मुख्य रूप से क्या करते थे। कृषि का ज्ञान जब नहीं था, भोजन के लिए क्या करते थे, बाजार से पक्का भोजन और अनाज खरीदते थे। नहीं होगा। वे केवल पालतू जानवरों का दूध पीकर रहते थे। ये भी नहीं होगा। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे तथा जानवरों का शिकार करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है भोजन की तलाश में कच्चे फल कंदमूल खाते थे और शिकार भी करते थे। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 4 कहता भारत जैसे विशाल देश में कौन सी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। क्या क्या भिन्न होती है। केवल समुद्र तल से ऊंचाई नहीं, केवल मिट्टी का रंग नहीं, केवल दिन और रात की अवधि नहीं, आर्द्रता, वर्षा, तापमान, सभी क्षेत्र में अलग अलग होता है।
कहता है यदि किसी बड़े खेत में सभी पौधे केवल गेहूं के ही उगाए गए हैं तो खेत की उपज को क्या कहा जाएगा? खेत की उपज को क्या कहा जाएगा? गेहूं की फसल कहा जाएगा। अभी हम लोग फसल का परिभाषा भी देखे थे। आगे देखते हैं, पेज नंबर 2 का है। कहता है खरीफ फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो खरीफ फसल हो जाएगा वर्षा ऋतु में बोई जाती है। किस ऋतु में? तो वर्षा ऋतु में, ऑप्शन नंबर बी। शीत ऋतु में रबी फसल बोया जाता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है? कौन सा रबी फसल है? तो गेहूं हो जाएगा। गेहूं और दलहन में बहुत सारा आता है, जैसे चना, मटर, इसके अतिरिक्त सरसों, ये सब किसमें आता है? तो इस सब का सब आता है रबी फसल में। धान, मक्का, कपास सब खरीफ फसल इसमें आएगा, तो खरीफ फसल में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में खरीफ फसल की अवधि मुख्य रूप से क्या होती है? खरीफ फसल की अवधि क्या होती है, यानी कब से कब तक तैयार हो जाती है? तो खरीफ फसल की अवधि होती है जून सितंबर। जून से सितंबर। खरीफ फसल में मुख्य रूप से धान, इसके बाद हो जाएगा सोयाबीन, मूंगफली, सब खरीफ फसल में आता है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 का आता है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? कहता है इसे अधिक ठंड पसंद है। पसंद होगा तो उगाना चाहिए। इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो सही है, क्योंकि धान के खेत में आप लोग देखे होंगे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फसल उगाने का प्रथम चरण कौन सा है? फसल उगाने का प्रथम चरण सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग? मिट्टी तैयार करना। कल थ्योरी में जो पहले वीडियो बनाए थे उसमें थ्योरी का हो चुका है, उसमें देख सकते हैं कि एक न्याय से क्रमबद्ध तरीका से उसमें दिया हुआ है कि पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है। सबसे पहले क्या होता है? मिट्टी तैयार करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि किसानों का मित्र है केंचुआ या सूक्ष्म जीव? तो क्यों कहेंगे? क्योंकि वे फसल को खाते हैं, खाएंगे तो नुकसान होगा। मित्र कैसे हुआ? क्योंकि वे मिट्टी को उलटते पुलटते और कोड़ा करते हैं। सही है, मिट्टी को भुरभुरा बना देता है और इसी कारण से किसानों का मित्र माना जाता है। ठीक है, आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के किया जाता है? यहाँ पे सीड मतलब बीज, तो क्या हो जाएगा? बीजों को समान दूरी और गहराई पर बुआई करने के लिए। दूसरा देखिए कह रहा है कि पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना महत्वपूर्ण है। क्यों? ताकि खेत में पानी की खपत बढ़ जाए। और ये क्वेश्चन फिर से समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पौधा के बीच थोड़ा दूरी होना चाहिए, ताकि आखिर दूरी होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? तो हम लोग पूछते हैं ताकि खेत में पानी की खपत बढ़ जाए, ताकि पौधे को सूरज की रोशनी ना मिले इसीलिए तो दूर दूर लगाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ना मिले तो नहीं होगा। कहते ताकि पौधे को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और जल मिल सके। यही होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए खाद किस प्रकार का पदार्थ है? तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद खाद क्या है? तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पादप एवं जंतु के अवशिष्ट से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखे। क्वेश्चन नंबर 4, किसान पादप एवं जंतु अवशिष्ट को गड्ढे में डालकर खुले में छोड़ देते हैं। इस अपघटन की प्रक्रिया को संपन्न करता है कौन? तो सूक्ष्म जीव। किसान जो है गड्ढा खोद के पादप जंतु अवशिष्ट जो भी उसमें डाल के छोड़ दिया, अब इसको अपघटन करने का काम कौन करेगा? तो कौन करेगा? सूक्ष्म जीव करेगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का था केचुए की सहायता से खाद तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? वर्मी कंपोस्टिंग। और केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। केचुआ को किसान का मित्र भी केचुआ को कहा जाता है।
कंबाइन मशीन कृषि में क्या उपयोग है? कंबाइन मशीन का कृषि में क्या उपयोग है? तो यह फसल की कटाई और थ्रेसिंग दोनों एक साथ करते हैं, पीछे क्वेश्चन में देखे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, पाठ्य पुस्तक के अनुसार फसल की कटाई से जुड़ा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष पर्व है? तो बिहू, जो असम में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बिहू, पोंगल, बैसाखी, नवांत्र आदि फसल की कटाई के समय मनाया जाने वाला विशेष पर्व है। भंडारण करने से पहले फसल के दो दानों यानी बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? कि दानों की नमी में कमी लाने के लिए, ताकि वे कीटों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रह सके। पहली ने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा। नीम की पत्तियों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अनाज में कीटों को क्या कर रहा है? क्योंकि अनाज को कीटों और पीड़कों से सुरक्षित रखने के लिए नीम की पत्तियां मिलाई जाती है। बड़े पैमाने पर अनाज या बीजों का भंडारण कहाँ किया जाता है? तो बड़े पैमाने पर पूछेगा तो साइलों और बड़े भंडार गृहों में इसका। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से हो जाते हैं, यानी अपने आप हो जाते हैं, फसल के साथ उग जाते हैं। और इन अवांछित पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार फसलों को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो जो भी चीज हम लोग फसल को देंगे वो बांट के कौन खा लेता है? खरपतवार। तो यहाँ पे देखते हैं, वे फसल को सुंदर बनाते हैं, तब तो ठीक ही रहता है। वे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। वे जड़ी, पोषक तत्वों, जगह और प्रकाश के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। ऑप्शन नंबर सी। रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किस खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है? 2,4-D का। किसका उपयोग करेंगे? 2,4-D पूछेगा। 2,4-D क्या है? तो एक खरपतवारनाशी है। कटी गई फसल से बीज या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहा जाता है। कंबाइन मशीन का उपयोग कृषि में मुख्य रूप से ऐसा मशीन जो दो कार्य एक साथ करे, कंबाइन मशीन कहते हैं। फसल की कटाई और थ्रेसिंग दोनों साथ साथ होता है इसमें। छिड़काव तंत्र का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की भूमि के लिए किया जाता है? तो समतल भूमि, जहाँ पर समतल भूमि नहीं है वहाँ पर छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा? और समतल भूमि का। इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होती है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं कि छिड़काव तंत्र में जब पंप की सहायता से जल द्वारा मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो जल कहाँ से बाहर आता है? कहाँ से बाहर आता है? सीधे पौधे की जड़ से। जड़ से पौधा बाहर आएगा कहाँ पे? पौधे की जड़ में सीधे जाता है ड्रिप तंत्र में, पाइप के छोटे छिद्र से। तो पाइप के छोटे छिद्र से क्या होगा? हो सकता है बाहर घूमने वाली नोजल से या टैंक से। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका, घूमने वाली नोजल से पानी बाहर आता है। ऊर्ध्वाधर पाइप के ऊपरी सिरों पर घूमने वाली नोजल होते हैं जहाँ से पानी बाहर आता है छिड़काव तंत्र में। दी गई जानकारी के अनुसार छिड़काव तंत्र इनमें से किसके लिए अधिक उपयोगी है? किसके लिए? तो अभियान और कॉफी की खेती के लिए छिड़काव तंत्र अधिक उपयोगी होती है। ड्रिप तंत्र में पानी पौधे की ड्रिप तंत्र में पानी पौधे को किस प्रकार प्राप्त होता है? फव्वारे की तरह? तो नहीं, तो छिड़काव तंत्र में होता है। तेज धार द्वारा सीधे खेत में छोड़कर नालियों के माध्यम से बाहर आता है? तो नहीं, बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस विधि में पौधे को बूंद बूंद करके जड़ प्राप्त होता है और बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सिंचाई की कौन सी आधुनिक विधि वरदान कहा जाता है? वरदान जिसमें जल की बर्बादी नहीं होगी। तो छिड़काव तंत्र को, सॉरी, छिड़काव तंत्र में तो होगी ड्रिप तंत्र सिंचाई। क्या हो जाएगा? ड्रिप तंत्र सिंचाई। मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखने और
उसकी पुनः पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? यदि मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखना है तो क्या मिलाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 आता है प्लास्टिक और कांच के टुकड़े, कभी नहीं। खाद एवं उर्वरक हो सकता है, केवल कीटनाशक नहीं। शुद्ध वायु एकदम नहीं। क्या हो जाएगा? खाद एवं उर्वरक। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो खाद और उर्वरक को मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कहता है फलीदार फलीदार पौधे को क्या कहते हैं? रिएक्जीनियस। पौधे की जड़ों की ग्रंथिकों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? सीधा कह रहा है कि फलीदार पौधा में दलहनी पौधा का जो जड़ होता है उसमें कौन सा ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करती है। तो ये हो जाएगा राइबोजियम नामक जीवाणु। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइबोजियम नामक जीवाणु दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है। 3 नंबर का था पाठ्य पुस्तक के अनुसार पौधे में लगभग कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो पौधे में लगभग 90% जल पाया जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का एक पारंपरिक साधन है? क्या है सिंचाई का पारंपरिक साधन? ड्रिप सिंचाई तो नहीं होगा। कुआं और तालाब, जो पुराने जमाने से जो सिंचाई करते आ रहे हैं, पुराने जमाने से चलती आ रही सिंचाई पद्धति को क्या कहते हैं? पारंपरिक। तो क्या था? कुआं और तालाब। ये सब तो बाद में आया है। आगे देखते हैं जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में क्या प्राप्त होता है? यदि जैविक खाद का प्रयोग करें, जैविक खाद जो खाद हम लोग खेत में खुद से बनाते हैं, तो इसका प्रयोग मिट्टी पे यदि करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो ह्यूमस प्राप्त होगा। और ह्यूमस क्या होता है कि जब पृथ्वी के यानी खेत के मिट्टी के ऊपरी परत पे पेड़ पौधा पत्ती टहनी, ये जो भी सड़े गले चीजों को जब समाप्त हो जाता है, सड़ गल जाता है, तो वहाँ पे एक परत बनता है जिसको ह्यूमस कहा जाता है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति के लिए महा इम्पोर्टेंट होता है। कहता रासायनिक उर्वरकों के लगातार अत्यधिक प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ सकता है? कहता बार बार खेत में रासायनिक खाद का प्रयोग, सॉरी खाद नहीं कह सकते इसको, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखते हैं क्या कह रहा है कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति में कमी आ सकती है। तो सही है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति में क्या आ जाएगा? सब कमी आ जाएगा बार बार खाद का प्रयोग करने से। सॉरी, बार बार हम खाद कर रहे हैं, उर्वरक का प्रयोग करने से। खाद और उर्वरक में अंतर होता है। खाद जो हम लोग खुद खेत में बना सकते हैं उसको खाद कहते हैं, और उर्वरक जो फैक्ट्री में बनता है, तो उर्वरक से ज्यादा नुकसान है खेत को, खाद से नहीं है। मिट्टी हमेशा का लिए अत्यधिक उपजाऊ हो जाता है, ये हो जाता है किससे? खाद से, उर्वरक से नहीं। जल की आवश्यकता हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है खाद के द्वारा, उर्वरक से नहीं। पौधे कभी भी किसी रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। ये सब नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहता जीवित रहने और उचित विकास के लिए प्रत्येक पौधे को किसकी आवश्यकता होती है? यदि जीवित रहना है और उचित विकास करना है तो सभी पौधे को एकदम आवश्यक जो है जड़। ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। यहाँ कर प्लास्टिक की थैली कोई मतलब नहीं है इसका। ईंट और पत्थर ही फालतू है। केवल उच्च वोल्टेज बिजली जिसकी कोई आवश्यकता, तीनों ऑप्शन भी एकदम बकवास है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? जल। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है? रासायनिक उर्वरक का उदाहरण खोजना है। रासायनिक उर्वरक उसे कहते हैं जिसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी गोबर से खाद तो खाद ही हो गया। केचुआ द्वारा खाद जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, हरी खाद, सब क्या है? खाद का उदाहरण है, न कि उर्वरक का उदाहरण। कहता पौधे में जल, खनिज और उर्वरकों का अवशोषण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होगा? इस सब का जो अवशोषण होगा वो किसके द्वारा होगा? जड़ के द्वारा। पौधे के किस चरण या भाग के विकास के लिए जल का विशेष महत्व है? तो विकास क्या करेगा? फूल, पुष्प और हरी बीज, इसी के विकास के लिए पौधा के लिए क्या आवश्यक होता है? जल अति आवश्यक। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन
क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कहता है फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण खेती करने का या फसल उत्पादन करने का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? तो सिंचाई होता है, बुआई होता है, कटाई होता है या भंडारण होता है? तो हमको लगता है सबसे पहले बीज बोएंगे तभी तो आगे कोई बात होगी। तो इसका प्रथम चरण क्या हो जाएगा? बुआई। कहता है बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन किया जाता है, इसलिए बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि आजकल खेतों की जुताई की पारंपरिक तरीकों के स्थान पर ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। जुताई करने के लिए किसका उपयोग होता है? कल्टीवेटर का। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा क्या है? कहता है यह केवल खरपतवार को हटाने कार्य करता नहीं, यह मिट्टी को पूरी तरह बंजर बना देगी, तो कोई जुताई ही नहीं करवाएगा। इसमें श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। हो सकता है आगे विपक्ष कहते हैं यह केवल सिंचाई व्यवस्था को सुधारता है, नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कर रहा है? इसमें श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है, मेहनत भी कम लगती है और समय भी बच जाती है, इसलिए किसका उपयोग किया जाता है? कल्टीवेटर का। और ये किसका उपयोग होता था? हल का। लेकिन अभी किसका उपयोग होता है? तो कल्टीवेटर का। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पानी में चने के बीज को डालकर गिराना। चना का कुछ बीज है, उसको पानी में दे दिया, पानी में देने के बाद क्या देखा कि कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगा। कारण क्या रहा होगा? कहता है वे बीज बहुत भारी और स्वस्थ जो भी बीज था वो नीचे बैठ जाएगा। पर ये इसी तरह बीज को तैयार किया जाता था, घर में रखा हुआ बीज पानी में देके देखा जाता था। यदि कोई बीज खराब है, ये स्वस्थ नहीं है, तो बीज ऊपर आ जाता था और नीचे बचा हुआ बीज का प्रयोग खेतों में किया जाता था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊपर जो आ गया वो क्या हुआ? वो अधिक भारी और स्वस्थ, तो ऊपर नहीं आता। क्षतिग्रस्त बीज खोखले और हल्के हो जाते हैं, यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी की जो क्षतिग्रस्त बीज होता है वो हल्का और खोखलिया हो जाता है। कहता है जो बीज क्षतिग्रस्त या कीट प्रभावी होते हैं वे अंदर से खोखले हो जाते हैं और हल्के होने के कारण पानी पर तैरने लगते हैं। फिर कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि बीज बोने के पारंपरिक औजार जिसको कीप में बीज के अंदर डालने के बाद कहाँ से गुजरता है? कहाँ से गुजरता है? कहता है 2 या 3 नुकीले सिरे वाली पाइप से सीधे खुले खेत की सतह पर बिखेर जाते हैं। एक बड़े रोटरी ड्रम से यह केवल एक चौड़े फवारे केवल या तो ऐसे गलती होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 नुकीले सिरे पाइप से गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है पारंपरिक कीप के आकार के औजार में बीज डालने पर वे 2 या 3 नुकीले सिरे वाली पाइप से गुजरते हैं जो मिट्टी को चीरकर बीज स्थापित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? देखते क्वेश्चन नंबर 1, मिट्टी को उलटने और कोरिया करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है जुताई करना। जुताई करने से क्या फायदा है? ऊपर का मिट्टी पे ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस किसको कहेंगे? तो ऊपर मिट्टी के ऊपरी परत पे जो पेड़ पौधे या पत्ती कीट पतंग जो भी सड़ गल के उस पर रह जाता है, उस परत पे ह्यूमस तैयार होता है। ह्यूमस उपजाऊ बनाता है भूमि को और इसको उलट पुलट करने के बाद मिट्टी पोरिया हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है और इसके कारण से जुताई करना आवश्यक है। आगे प्राचीन हल में लगे लोहे की मजबूत त्रिकोणी पत्ती को क्या कहते हैं? त्रिकोणी पट्टी जो लगा है उसमें जिसे ऐसे हल होता है कि यहाँ पे पट्टी लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? और इसको किसान हाथ में पकड़ता है। इसके बाद फिर 2 बैग होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फाल। क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है फाल। फाली में लोहे की मजबूत त्रिकोणी पट्टी होती है जिसे फाल कहते हैं। फाल के द्वारा ही खुदाई किया जाता है। ऐसे ऐसे घूमते रहता है किसान, पूरा खेत की जुताई हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हारी का मुख्य भाग जो लंबी लकड़ी का बना होता है उसे क्या कहते हैं? हारी का मुख्य भाग, ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो हारी सेफ्ट। क्या कहते हैं? हारी सेफ्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कोदाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस मुख्य कार्य में होता है? केवल पानी देने के लिए नहीं। केवल शब्द खतरनाक होता है, जहाँ भी आवे उसको काट देना। फसल काटने के लिए तो कचिया या हसुआ का प्रयोग होता है।
खरपतवार निकालने व मिट्टी को कोरिया करने के लिए तो इसका उपयोग करते हैं, किसमें? कुदारी का उपयोग करते हैं खरपतवार को निकालने और मिट्टी को कोरिया करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम देखते हैं। प्राचीन काल से जुताई क्या क्या दिया है? जुताई, खाद और उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने के लिए किस पारंपरिक औजार का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग पुराने समय से किया जा रहा है? धारी का उपयोग। प्राचीन काल से ही जुताई, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने सब में किसका उपयोग हुआ है? धारी का। घरों में अनाजों को कीटों से सुरक्षित रखने के लिए किस पौधे के पत्ती का उपयोग किया जाता है? तो नीम की सूखी पत्ती का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखते हैं, अनाज का बड़े पैमाने पर भंडारण में किसका उपयोग किया जाता है? अभी देखे थे, सैलियों और भंडारगिरी का उपयोग किया जाता है। कहता मछली के यकृत, तेल, कॉड लिवर, आयरन में किस विटामिन से प्रचुर होता है? क्या मछली के यकृत का तेल किस विटामिन से प्रचुर होता है? किस विटामिन से? तो विटामिन डी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या हो जाएगा? विटामिन डी। जब बड़े पैमाने पर पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखरेख की आवश्यकता होती है तो इसे कहते हैं पशुपालन। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से आहार में किसका प्रयोग करते हैं? तो मछली का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग हो जाएगा? किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को क्या कहते हैं? तो पौधे भी देख चुके हैं, इसको क्या कहते हैं? फसल कहा जाता है। भारत में ऋतुओं के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, रबी और खरीफ। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या की जाती है? तो मिट्टी का क्या की जाएगी? जुताई की जाती है। बीजों को उचित गहराई पर बोने और समय बचाने के लिए किस आधुनिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बनिक खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहा जाता है? सिंचाई। समय पे खेत में पानी देना क्या कहा जाएगा? सिंचाई। अवांछित एवं बिना उगाए पौधे को खेत में से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहा जाता है। फसल पकने के बाद दोनों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को ट्रेसिंग कहते हैं। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखने के लिए क्या करना आवश्यक है? तो इसका उचित भंडारण करना आवश्यक है। पशुओं को पालकर खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पशुपालन कहा जाता है।